साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अब मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य इसीलिए है कि वो कविता का सृजन करता है, गीत का सृजन करता है। और कविता और गीत आपको उस दौर में लेके जाते हैं जहां आप वर्तमान के सुख दुख से परे एक ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आप कविता के होकर के रह जाते हैं। अगर वैसे भी देखें तो मानव का जीवन कितना है, 60 बरस 70 बरस, लेकिन कविता का जीवन कितना है, 1000 बरस। अगर आप देखेंगे तो बाबा तुलसीदास जी ने एक कविता लिखी थी, एक गीत लिखा था जिसे ग्रंथ में पिरोया गया और आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसका वाचन करते हैं। 24 घंटे में उसका वाचन पूर्ण करके उसकी आराधना करते हैं ईश्वर की, उस कविता के माध्यम से, उस किताब के माध्यम से। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम बात रामचरितमानस की कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, जो NCERT हिंदी में कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है और यह इन दिनों शीर्षक कविता से ली गई है। अगर हम देखें तो आज का जो दौर है उसमें जिस तरह के गैजेट्स हैं, मोबाइल है और इंटरनेट है, इन सब चीज़ों में लगता है कहीं ना कहीं कि कविता का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो दब के रह जाएगी। ऐसे समय में ये कविता आज प्रासंगिक है और ये कविता इस संभावना को टटोलने की कोशिश करती है कि कविता का वजूद किस हद तक जाएगा। और ये बात करती है चिड़िया की, बात करती है फूल की, बात करती है बच्चे की। वास्तव में ये चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से एक यात्रा तय करती है और कविता की महत्ता को स्थापित करती हुई चलती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो चिड़िया का जीवन है कितना, कुछ दिनों तक, फूल का जीवन कितना है, वो कुछ पलों तक है, कुछ घड़ी तक है, लेकिन कविता का जीवन अनंत है। और जब जब कविता अपनी सीमाओं से परे एक नए अर्थ को तलाशने की कोशिश करती है तो वो एक नया मानक स्थापित करती है, जहन में एक नया विचार स्थापित करती है और आपकी मनोवृत्ति को चेंज कर देती है। और आप जानते हैं कि व्यक्ति वीर है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोवृत्ति से, अपने मन की स्थिति से, और अगर वो जो है डरा हुआ है या जीवन से हार रहा है तो वो भी अपने मन की स्थिति से। तो एक कविता, एक गीत व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाती है और उसको एक ऐसी स्थिति में ले आती है जहां वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। बहरहाल, अब हम बात करेंगे कविता के बहाने, जिसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है और वह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो आइए हम इसको समझते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार चिड़िया की एक उड़ान है उसी प्रकार कविता की भी उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तो कविता की उड़ान चिड़िया समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो उसके पंखों के द्वारा है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो कवि की कल्पना की उड़ान है, उसके भावों की उड़ान है, उसके मन की उमंगों की उड़ान है, जो एक चिड़िया नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया भी उड़ती है बाहर भीतर और कविता भी बाहर भीतर रहती है। हमारे अंतर्मन में भी रहती है, हमारे बाहर भी रहती है और वायुमंडल में भी रहती है। कोई भी चीज़, कहा जाता है कि कोई भी अक्षर आपके मुख से निकला तो वो समाप्त नहीं होता, वो वायुमंडल में रह जाता है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, जिस प्रकार
चिड़िया उड़ती है पंख लगा करके, उसी प्रकार कविता भी उड़ती है पंख लगा के, लेकिन चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उस कविता की उड़ान को समझ नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि जब कविता भावों के पंख लगाती है, जब कल्पना की उड़ान भरती है, तो कविता अपने असीम संसार में जो है विचरण करती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, उसकी एक लिमिट तय कर दी गई है, वो उस उड़ान के बाहर नहीं उड़ सकती है, उसके सामर्थ्य की एक सीमा है। लेकिन कविता का सामर्थ्य अतुलनीय है, वो व्यक्ति के साथ एक नई नई सोच उत्पन्न करता है। एक कविता है, आप पढ़ते हैं, एक अर्थ लगाते हैं, एक दूसरा कवि है उसी कविता को पढ़ता है, एक नया अर्थ लगाता है, नए स्वरूप में वो चीज़ हो जाती है और कविता दिन दिनों इसी तरह से पुष्पित और पल्लवित होती रहती है। और उसकी इस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि कोई भी जीव या व्यक्ति किसी चीज़ को अपनी सीमा तक ही समझ सकता है, उसकी सीमाओं के परे वो किसी चीज़ को नहीं समझ सकता, उसकी तुलना नहीं कर सकता। वही इसमें कहा गया है कि कविता की एक उड़ान है, हाँ, और चिड़िया की भी उड़ान है, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में अंतर है। कविता की चिड़िया की उड़ान सीमित है, कविता की उड़ान असीमित है। कविता की उड़ान है चिड़िया के पंख से और चिड़िया की उड़ान है उसके पंखों से। कविता की उड़ान है उसकी कवि की कल्पनाओं से, उसकी भावों से। और जो इस कविता की उड़ान है वो चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि कविता हमारे अंदर, हमारे बाहर, एक घर से दूसरे घर वो कविता गति करती रहती है और अनंत काल तक रहती है। और कविता ये जो पंख लगाती है वो उसकी इस उड़ान को, इसके इस उड़ान के मायने को चिड़िया नहीं समझ सकती। अब देखते हैं जो एक चीज़ जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होता है इसका शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य तो आप बता लेंगे कि चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से एक तरह से तुलना की गई है। क्या क्या तुलना के पॉइंट है आप ये भी बता लेंगे, 2 लाइन में आप लिख लेंगे। भाव सौंदर्य में समस्या नहीं है, समस्या है शिल्प सौंदर्य में। पहला तो हम शिल्प सौंदर्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि तुकांत मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। तुकांत मुक्तक छंद देखिए, बहाने, जाने, माने, जाने, तो इस तरह से जो भी एक तुक मिलता है, जाने, माने, जाने, बहाने, तो एक तरह से तुक मिलता है, तो तुकांत है, तुक से अंत है। मुक्त छंद है, आप इसको गा नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। लय है, लय ऐसी नहीं है कि इसको गाया जा सके। ये तुकांत है, तुक लगा है, इसलिए पढ़ने में आपको अच्छी लगती है, आपको सुनने में भी अच्छी लग रही होगी। ये गेय नहीं है, गाई नहीं जा सकती है। प्रश्नालंकार का प्रयोग है, तो ये समझ में आ गया। तुकांत मुक्तक छंद का प्रयोग है। प्रश्नालंकार अंत में देखिए, चिड़िया क्या जाने, अंतिम पंक्ति में क्या है, प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नालंकार है। तो आप लिखेंगे प्रश्नालंकार है चिड़िया क्या जाने के माध्यम से। दूसरा वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखती है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो जब हम कथन की जो है उक्तता होती है तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये दूसरी लाइन में क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। और क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बाहर भीतर, रारा इस घर उस घर, ना रारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसी तरह से घर घर में आप कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि 2 अक्षर पास पास हों तभी हम कहते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक अंतर है यमक और पुनरुक्ति में। यमक में शब्द रिपीट करते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द रिपीट करते हैं, अर्थ सेम ही रहता है। आगे देखेंगे कि प्रतीकात्मकता व वर्णनात्मक शैली है। तो कुल मिलाकर क्या है, एक वर्णन किया गया है कविता की उड़ान का। उससे चिड़िया की कल्पना से एक चिड़िया को एक प्रतीक माना गया है, तो प्रतीकात्मकता है और वर्णनात्मक शैली है। और सबसे अंत में जरूरी कि सरल, सहज और बोधगम्य भाषा है। सरल भी है, सहज भी है, बोधगम्य भी है, यानी आप इसको पढ़ के समझ भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले में।
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने ना। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने ना, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं कविता भी खिलती है। देखिए कितना कवि की कल्पना कि कविता खिलती है फूल भी खिलते हैं, लेकिन जिस घड़ी फूल खिलता है उस घड़ी उसकी नियति तय हो जाती है। फूल के खिलने के साथ उसके मुरझाने के, उसके अंत की जो समयावधि है वो निश्चित हो जाती है, लेकिन कविता की समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती, ये अनंत काल तक रहती है। अब बिना मुरझाए ही क्या है, कविता महकती है, सुगंध बिखेरती है, आसपास लोगों के मन को सुगंधित करती है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस खिलने को फूल नहीं समझ सकता। फिर फूल की जो सीमा है, जो सामर्थ्य है वो निश्चित है, लेकिन कविता अनंत है। कविता की जो सीमाएं हैं, जो उसका सामर्थ्य है वो अनंत है। बाहर भीतर इस घर उस घर, जो कविता करती है लोगों के अंतर मन में, उनके बाहर इस घर से उस घर, फूल भी इस घर से उस घर ना, बिना मुरझाए महकने के माने हमने कहा कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं पड़ता, उसके रूप में कभी कमी नहीं आती है, और उसके इस दिव्य रूप को फूल नहीं समझ सकता, इसके इस रूप को फूल नहीं समझ सकता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कविता की तुलना फूल से की गई है। तो जब तुलना की बात करेंगे तो हम सुंदरता की बात करेंगे, उसकी क्षणभंगुरता की बात करेंगे फूल के, कि जो है क्या है, एक निश्चित पल में, निश्चित घड़ी में, निश्चित समय में वो क्षणभंगुर हो जाएगा, लेकिन कविता समाप्त होने वाली नहीं है। एक बार उसने शब्द का सौंदर्य, भाव का सौंदर्य अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर वो अनंत काल तक बिना मुरझाए खिलती रहेगी, लोगों को आनंदित करती रहेगी, उनको जो है खुशी प्रदान करती रहेगी, और उसकी इस खुशी को, उसके इस आनंद को फूल नहीं समझ सकता है। तुकांत मुक्तक छंद, बहाने जाने माने जाने, ठीक है, ये तुकांत मुक्तक छंद है। प्रश्नालंकार का प्रयोग, फूल क्या जाने प्रश्नालंकार का प्रयोग है। वक्रोक्ति, हमने कहा कि कथन की जो वक्रता है उसके कारण वक्रोक्ति अलंकार होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार उसी तरह से रा की आवृत्ति ना, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी लिख सकते हैं आप। और प्रतीक, फूल को एक प्रतीक माना गया है, और कैसा, उसके खिलने के वर्णन से क्या है, उसकी कविता का भी खिलना, उसका वर्णन किया गया है, तो वर्णनात्मक शैली है, और सरल, सहज और बोधगम्य भाषा का प्रयोग हुआ है कि भाषा सरल है, सहज है और क्या है, बोधगम्य है। अगले में चलते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता क्या है, अब कविता की तुलना किससे की गई है, बच्चों से की गई है, कि कविता खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चों के खेल में कोई नियम निश्चित नहीं होता, उनकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती, उसी प्रकार कविता के भी क्या है, शब्दों की एक सीमा निश्चित नहीं है, उनके अर्थ की सीमा निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता है, उसका मीनिंग निकालता है। तो और बाहर भीतर यह घर वह घर, जैसे बच्चे के कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, जो कोई भी उन्हें प्रेम से बुला लिया तो बच्चे भी अपना असीम जो है आनंद उसको प्रदान करते हैं, और लोग बच्चों को देख कर के खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार कविता भी लोगों को आनंदित करती है, खुशी प्रदान कर देती है। और जो बालक है, चूँकि वो बच्चा है तो उसके साथ असीम संभावनाएं हैं। बच्चे के जीवन के साथ जैसे जैसे बढ़ेगा, उसके जीवन के साथ उसकी संभावनाएं और बढ़ती जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर एक असीम शक्ति, असीम ऊर्जा लेके आता है कोई बच्चा। उसी प्रकार से
कविता भी जो है उसके अंदर असीम ऊर्जा होती है, असीम सौंदर्य होता है और बच्चा ही कविता के सौंदर्य को, उसकी ऊर्जा को, उसके सामर्थ्य को समझ सकता है। वही कहा कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी बच्चा ही समझ सकता है कविता के सौंदर्य को, उसकी उड़ान को, उसके सामर्थ्य को, क्योंकि बच्चा भी उतना ही सामर्थ्यवान, उतना ही काबिल, उतना ही योग्य, उतनी ही संभावनाओं से युक्त है। इसीलिए बच्चा ही कविता के जो सौंदर्य है, जो उसका भाव है या जो उसकी सामर्थ्य है, वो बच्चा जान सकता है। तो आते हैं शिल्प सौंदर्य में कि बहाने माने जाने, ये तुकांत मुक्तक छंद का प्रयोग है। इसमें प्रश्न अलंकार नहीं है, वक्रोक्ति अलंकार भी नहीं है, अनुप्रास है, रा बाहर भीतर या घर बाहर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। प्रतीक, बच्चे के प्रतीक के माध्यम से कविता को बताया गया है, तो प्रतीकात्मकता है, वर्णनात्मक शैली है और सरल, सहज और बोधगम्य भाषा का प्रयोग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरी ये उम्मीद है। अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लगा हो तो आप इसे लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छी चीज़, अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए। जब भी कोई अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप खुशी बांटते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये लोगों को खुशी प्रदान कर सकती है, उनका भला कर सकती है, तो उनके साथ शेयर कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।